प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमिचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने आपके जो भाषा विज्ञान से संबंधित जो पाठ्यक्रम है 40 अंकों का, जिस पर हम अध्ययन कर चुके हैं, काफ़ी विस्तार से सभी विषयों पर हमने चर्चाएं की हैं। उन 40 अंकों के बाद जो आपका 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि ये 100 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित विभिन्न कालों से संबंधित हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसके बाद में जो प्रत्येक काल है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन कालों से संबंधित इन कालों की प्रमुख पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ, प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख रचनाकार और प्रमुख प्रवृत्तियों पर आपके प्रश्न आएंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया कि इस प्रश्न पत्र में लघु प्रकार के कोई प्रश्न नहीं होंगे। 5 ही प्रश्न आते हैं इस प्रश्न पत्र में और पाँचों 20-20 अंक होते हैं, जिसमें 2 20-20 अंक के प्रश्न यानी 40 अंकों के प्रश्न तो आपके भाषा विज्ञान से संबंधित होंगे, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, और 3 जो प्रश्न 20-20 अंकों के आएंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आएंगे, जिसमें पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को आरंभ किया था और जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से जो काल विभाजन प्रस्तुत किया था, जिसका हमने पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है, आदिकाल। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक का जो कालखंड है, 1050 से 1375 संवत तक का जो कालखंड है उसे आदिकाल कहा गया है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो आविर्भाव होता है वो किन किन परिस्थितियों में हुआ, उसका विवेचन आज हम इन प्रश्न में करने जा रहे हैं। और इन्हीं परिस्थितियों ने आदिकालीन साहित्य को बहुत कुछ प्रभावित किया, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। यानी आपके प्रश्न आता है कि आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, या आदिकालीन परिस्थितियों पर एक लेख लिखिए, या आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न आपके सामने हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव जिन परिस्थितियों यानी जिस पृष्ठभूमि या परिवेश में हुआ, उन सभी का विवेचन करते हुए बताइए कि इन परिस्थितियों ने आदिकालीन साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया है। क्योंकि प्रत्येक काल का साहित्य तत्कालीन तदयुगीन परिस्थितियों की उपज होता है, देन होता है, क्योंकि समाज जो है वो साहित्य का दर्पण होता है और साहित्य समाज का दर्पण होता है। विशेष तौर से तो बात है जिस साहित्य में जैसा चित्रण है वो तत्कालीन साहित्य का दर्पण है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आप देखिए 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में भी, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्नों में उसका उत्तर होगा, तो हम 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में इस पाठ्यक्रम को एक एक प्रश्न, एक एक विषय वस्तु को, एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। यानी जिस काल का साहित्य हम पढ़ रहे हैं उस काल के यदि समाज को जानना हो तो तदयुगीन साहित्य को हमें पढ़ लेना चाहिए, जिसे तत्कालीन समाज की स्थिति उभर करके सामने आ जाएगी। जैसे कहा जाता है कि यदि उत्तरी भारत के इतिहास को यदि जानना है तो तदयुगीन प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे हुए उपन्यासों को पढ़ लिया जाए, जिसमें उस समय का तत्कालीन उत्तरी भारत जो है उभर करके सामने आ जाता है। तो साहित्यकार तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उन परिस्थितियों का प्रभाव उसके लेखन, उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है और उन्हीं से ही प्रेरित और अनुप्राणित होकर के वह साहित्य सृजन करता है और तत्कालीन समाज को चित्रित करते हुए वह पाठकों के समक्ष अपनी रचनाओं को रखते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष के साहित्य में
पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिवेश से निर्मित होती है। यानी सीधा सीधा है कि किसी कालखंड में जो साहित्य जो लिखा गया और उस साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएं, जो लक्षण उभर कर के सामने आते हैं, जिस समाज का जो चित्रण है वह तत्कालीन परिवेश से ही निर्मित हुआ है। ये सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। यानी साहित्य जो है मानव समाज के विविध भावों और नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और काल विशेष के साहित्य में पाने जाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो तत्कालीन परिवेश से निर्मित होती हैं, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि साहित्य के जो प्रेरक तत्व है वो युगीन परिवेश से ही अनुप्राणित हैं, इसलिए युगीन परिवेश को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही है वे तत्कालीन परिस्थितियों से विकसित हुई है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां जैसे युद्ध की थी तो उस साहित्य में भी वीरता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी से प्रेरित होकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कह करके पुकारा है, क्योंकि उस समय जो चारण और भाट जो कवि हुआ करते थे अपने आश्रयदाता राजाओं का बढ़ चढ़ करके उन्होंने वर्णन किया, उनकी वीरता का बढ़ चढ़ करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। तो वीरता की प्रवृत्ति, क्योंकि तत्कालीन समाज में भी यही विशेषता थी। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उन सब का हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ही हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं और प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करेंगे। लेकिन उसमें प्रवेश करने से पूर्व हमें आदिकाल की जो प्रमुख पृष्ठभूमि, प्रमुख परिवेश और उस समय की जो प्रमुख परिस्थितियाँ थी उनका हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। आपके 20 अंकों का ये प्रश्न पाठ्यक्रम में आता है, प्रश्न पत्र में आता है, जिसमें यह आता है कि आदिकालीन परिस्थितियों या पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए या आदिकालीन परिस्थितियों पर एक लेख लिखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 से लेकर संवत 1375 विक्रमी संवत तक, अर्थात आचार्य शुक्ल के अनुसार महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यह आचार्य शुक्ल जी का कोटेशन है जो आप याद कर लें। कुछ अन्य विद्वानों जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसका समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक स्वीकार किया है। इस काल की जो परिस्थितियां थी उनका आंकलन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर रहे हैं। आप एक एक बिंदु को देखते जाइए। आदिकालीन साहित्य पर जो प्रभाव तत्कालीन जिस राजनीतिक परिस्थिति का पड़ा, उस समय की ये राजनीतिक परिस्थिति मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं नंबर अ, आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह समय युद्ध और अशांति का था, यानी इस कालखंड में युद्ध प्राय हुआ करते थे और राज्यों के बीच में अशांति व्याप्त थी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के उपरांत उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान, चंदेल वंश, देखिए वापस गहरवार, परमार, चौहान, चंदेल वंशों के राजपूतों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। ये आपसी फूट के कारण था, युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में जो जीत गए उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, इसलिए जो आपसी संबंध थे वो शांतिपूर्ण थे। आगे देखिए, राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे, निर्बल हो गए थे। निरंतर
युद्धों की आग में वो जलते थे। आज उनके साथ युद्ध करना, आज उनके साथ युद्ध करना, आज उनसे मुकाबला करना, आज उनसे बदला लेना है। बस इसी चिंता में वो शक्तिहीन हो गए थे, निर्बल हो गए थे और विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। धीरे धीरे इस्लाम का भारत में आगमन हुआ और राजपूत राज्य धीरे धीरे शक्तिहीन होकर के अपने अस्तित्व को खोते चले थे। 8वीं सदी से 15वीं सदी तक की स्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने, देखिए 8वीं सदी से 15वीं सदी तक हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने, इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। बहुत मार्मिक कहानी है ये। राजपूत राजा विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहे थे, क्योंकि ये एकजुट थे ही नहीं। आपसी वैरभाव, आपसी फूट, वैभव विलास, मदिरा, शराब, इसी में ये भोग विलास में डूबे रहते थे। इसलिए निकटतम जो राज्य थे, छोटे छोटे प्रदेश थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो इनका आपसी मनमुटाव के कारण ये एकजुट नहीं हो पाए और विदेशी जो आक्रांता आए थे उनका ये मिलजुल करके मुकाबला नहीं कर सके थे और इसलिए इस्लाम का भारत में आगमन हो गया। आगे देखिए, राजपूत शासकों में युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे या कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध किए जाते थे। शौर्य प्रदर्शन का तात्पर्य दो राजा जैसे आपस में कहते हैं कि मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तेरे से ज़्यादा अधिक मेरे में सेनाएं हैं, ताकत है, मेरे पास सेनाएं हैं, क्षेत्र है, सब कुछ है, लेकिन सामने वाला इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो इन दोनों में केवल शस्त्र प्रदर्शन, केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने मात्र के लिए युद्ध हो जाया करते थे। ये थी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ। आगे देखिए, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रांताओं का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी ने, यानी 10वीं में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी ने भारत को कुचला, यानी पदाक्रांत किया, भारत को ऊपर आक्रमण किया और मनमाना धन यहाँ से लूटा। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त थी, यानी परेशान थी। साथ ही युद्ध कामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यानी कहने का तात्पर्य जनता वैसे ही त्रस्त थी विदेशी आक्रांताओं से, साथ ही युद्ध प्रेमी जो देशी राजा थे इनके अत्याचारों को सहन करना भी उनको पड़ता था। इसलिए जनता विवश थी, दोनों तरफ से परेशान थी। परिणाम स्वरूप जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। ध्यान दें, दोनों तरफ से जनता जब परेशान थी विदेशी आक्रांताओं से और देशी राजाओं से, तो जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। तो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देख कर संसारेतर, यानी संसार से परे की लोकोत्तर बातें सोचने को बाध्य हो गया था। यानी ये भक्ति की ओर लीन होना, संन्यास ग्रहण करना, और दूसरा डटकर मुकाबला करने के लिए वीरता की भावना उनमें उत्प्रोत थी। अत्यधिक अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में एक तीसरा ऐसा भी एक कवि था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। तो एक तरह से 2-3 वर्ग यहाँ पर पनपे तत्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप। जो तलवार के गीत गा कर के कवि वर्ग, वो भी जीना चाहता था। देखिए, हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमणों का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र एवं मध्य देश पर भी पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से त्रस्त हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों जैसे दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार होता गया। अतः 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का ये परिवेश युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त था। प्यारे विद्यार्थियों, ये राजनीतिक परिस्थिति है आदिकाल की,
8वीं शती से लेकर के 14वीं शती तक का जो परिवेश है वो युद्ध का परिवेश, आपसी संघर्ष का परिवेश और अशांति से ग्रस्त वातावरण था। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, यानी अपने छोटे छोटे प्रदेशों को ही वो राष्ट्र घोषित कर देते थे, जबकि राष्ट्र के लिए तो विस्तृत भूभाग होना चाहिए, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही उसमें रहने वाली जनता किसी एक भाषा का प्रयोग करें, रहन सहन खान पान प्राय एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इन राजाओं में राष्ट्रीयता की संकुचित भावना थी। ऐसे वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए, तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेशों और पलायन का साहित्य भी लिखा गया। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, ऐसे वातावरण में एक ओर कवियों ने तलवार के गीत गाए यानी वीरता के गीत गाए, दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेशों और पलायन का साहित्य भी लिखा गया था। जैसे आदिकाल का जो साहित्य है इसमें अपभ्रंश काल का साहित्य भी, अपभ्रंश की रचनाएं भी कुछ पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में जुड़ती है। और इसी तरह से जो साहित्य हैं जैसे चारण कवियों के द्वारा लिखा गया रासो काव्य वीर रस प्रधान है। जैन साहित्य भी लिखा गया था, उपदेश प्रधान। नाथ साहित्य भी लिखा गया था, आध्यात्मिकता से प्रेरित बौद्ध साहित्य जो हठ योग से प्रेरित हैं। तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य हठ योग से प्रेरित, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक रचनाएं भी इसमें हुई है। और कुछ कवियों ने प्लायनवादी साहित्य भी लिखा। तो ये तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। तत्कालीन राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी वो अस्त व्यस्त थी, अशांति का वातावरण था, राजाओं में आपसी युद्ध हुआ करते थे, हमेशा एक दूसरे की होड़ में ही शस्त्र प्रदर्शन के लिए, शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए भी युद्ध हो जाया करते थे। तो हर्षवर्धन का जो समय 647 ईस्वी के उपरांत भारत में धीरे धीरे राजपूत राजाओं का क्षय होना, पतन होने की एक करुण कहानी है। और विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आकर के धीरे धीरे आधिपत्य जमा लिया था। तो जो आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य पर इस राजनीतिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव है। तो कहने का तात्पर्य काफ़ी हद तक इन राजनीतिक परिस्थितियों ने आदिकालीन साहित्य को प्रभावित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।